नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास आदमखोर पार्ट 6। मैंने कहा ना, उन लोगों से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। दौलत राम के स्वर में विश्वास था। ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारी बात सही हो, वे अभी भी तुम्हारे पीछे लगे हो सकते हैं। नहीं लगे, दौलत राम ने तीखे स्वर में कहा और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। जयंत कुमार ने इस बार कुछ नहीं कहा, परंतु चेहरे पर बेचैनी रही। दौलत राम ने देवराज चौहान को देखा। खेड़ा और मजूमदार ने तो हमसे पहले ही लूट कर ली, अब क्या किया जाए? उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ। जयंत कुमार बोला, लूट का माल कविता देसाई ले उड़ी है। कविता देसाई? दौलत राम चौंका। जयंत कुमार ने उसे सब कुछ बताया। सुनकर दौलत राम के होठ सिकुड़ गए। फिर तो मजूमदार की ऐश हो गई। कविता देसाई का उससे टांका फिट है। यह तो बात की बात है, किसकी ऐश होती है? जयंत कुमार ने तीखे स्वर में कहा, सबसे पहले हमें मैटाडोर वैन और कविता देसाई की तलाश करनी है। अगर खेड़ा या मजूमदार कविता देसाई से जा मिले तो फिर समझो माल हाथ से निकल गया। हाँ, दौलत राम ने सिर हिलाया। यह बात तो है, हमें इस काम में तेजी दिखानी चाहिए। तुम तो डाबर वागले की नौकरी कर रहे हो, तुम कोई तेजी दिखाओगे? जयंत कुमार का स्वर तीखा था। दौलत राम के चेहरे पर फौरन निर्णायक भाव उभर आए। समझो मैंने डाबर वागले की नौकरी छोड़ दी। अभी से? हाँ, अभी से। दौलत राम का स्वर दृढ़ था। जयंत कुमार के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। तुम खामोश से क्यों हो? एकाएक दौलत राम ने देवराज चौहान से पूछा। मैं तुम लोगों के बीच में बोलने की जरूरत महसूस नहीं करता, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्यों? दौलत राम की आंखों में हैरानी उभरी। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही जयंत कुमार कह उठा, मैं बताता हूँ। स्वर में तीखापन था। दौलत राम ने असमंजस भरी निगाहों से जयंत कुमार को देखा। जयंत कुमार ने सारी बात दौलत राम को बताई। सुनकर दौलत राम के चेहरे पर नागवारी के भाव उभरे। यह क्या बात हुई? जगमोहन की खातिर तुम 70 करोड़ के सोने को ठुकरा रहे हो? हो सकता है तुम्हारे लिए 70 करोड़ की अहमियत न हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अहमियत है। 70 करोड़ की अहमियत मेरे लिए भी है, परंतु जगमोहन के सामने 70 करोड़ कोई कीमत नहीं रखता। मेरे लिए जगमोहन पहले है, 70 करोड़ बाद में, लेकिन हमारे लिए तो 70 करोड़ पहले कीमत रखता है। दौलत राम जोर देकर बोला। तो मैं तुम लोगों को क्या कह रहा हूँ कि तुम लोग सोना तलाश करके मुझे दो? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा, तुम लोग जो करना चाहते हो करो, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, और मैं जो करूंगा उससे तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देवराज चौहान ने दौलत राम को देखा। मान लो कल को 70 करोड़ को मैं और जयंत कुमार हासिल कर लेते हैं, तो तब तुम क्या करोगे? दौलत राम का प्रश्न सुनकर जयंत कुमार भी सतर्क हुआ। देवराज चौहान ने गंभीर निगाहों से देखा। मेरा टारगेट 70 करोड़ के सोने को हासिल करके डाबर वागले को सौंपना है, और वह 70 करोड़ का सोना कविता देसाई के पास हो, खेड़ा या मजूमदार के पास हो, या फिर तुम दोनों के पास, मेरे लिए तो एक ही बात है। दौलत राम का चेहरा सख्त हो गया। यह तो तुम हमसे टकराने वाली बात कर रहे हो। हाँ, सोना अगर तुम लोगों के हाथ लग गया तो हम में टकराव भी होगा। दौलत राम ने जयंत कुमार को देखा। सुना तुमने? क्या कहना चाहता है यह? तुमसे बहुत पहले ही सुन चुका हूँ। तो फैसला कर लो, क्या करना है? फैसला भी मैं पहले कर चुका हूँ। जैसे यह सारे काम करना देवराज चौहान अपनी मजबूरी मानता है, उसी प्रकार हमारी मजबूरी होगी कि इसके टकराव का भरपूर जवाब दे। दौलत राम ने होठ भींचकर सिर हिलाया। ठीक फैसला किया, लेकिन यह देवराज चौहान है, इसका मुकाबला हम कर लेंगे? कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, जयंत कुमार ने दृढ़ किंतु खतरनाक स्वर में कहा। दोनों की निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान जानता था कि इन दोनों से टकराना पड़ा तो ठीक नहीं होगा। आखिर यह दोनों उसकी योजना में उसके साथ थे, परंतु वह भी मजबूर था। जगमोहन को सलामत वापस पाने के लिए डाबर वागले को सोना वापस करना जरूरी था। अगर वह लूट की दौलत उनके पास होती तो ऐसी स्थिति में वह वापस न करता, क्योंकि तब ऐसा करना अपने साथियों से गद्दारी करना होता। लेकिन इस समय तो दौलत कोई और ले उड़ा था, किसी और के पास दौलत थी, इसलिए उसका फैसला अब नाजायज भी नहीं था। तभी दौलत राम बोला, सोच लेना देवराज चौहान, तुम्हारा फैसला हमारे प्रति ठीक नहीं है। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। मैं सारे हालात को समझ रहा हूँ। जिस तरह मैं मजबूर हूँ
और अपनी जगह पर सही हूँ, उसी तरह तुम दोनों भी मजबूर हो, दौलत पाने के हाथों और अपनी जगह सही हो। इसलिए अब इस बारे में किसी को कुछ न कहना या इस मुद्दे पर बात करना बेकार होगा। इस समय हम सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसके मन में जो आए वही करे। कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़ा और दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गया। कई पलों तक दौलत राम और जयंत कुमार एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच खामोशी ही छाई रही, जिसे कि दौलत राम ने गंभीर स्वर में तोड़ा। देवराज चौहान के साथ हमारा टकराव हो, यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। वह बहुत खतरनाक इंसान है, हम किसी भी तरह से उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। एकाएक जयंत कुमार के जबड़ों में कसाव आ गया। लेकिन 70 करोड़ की दौलत को हम इस तरह हाथ से जाते हुए नहीं देख सकते। जो होगा देखा जाएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वक्त आने पर देवराज चौहान 70 करोड़ की दौलत डाबर वागले को वापस न कर सके, जयंत कुमार ने सख्त स्वर में कहा। दौलत राम के चेहरे पर भी दृढ़ता के भाव नाच उठे। देवराज चौहान ने पब्लिक बूथ से डाबर वागले को फोन किया। वह नंबर उनका खास था। रिसीवर सीधे डाबर ने उठाया। हेलो। देवराज चौहान ने डाबर की आवाज पहचानी। हेलो डाबर, मैं देवराज चौहान बोल रहा हूँ। तुम? डाबर से एकाएक कुछ कहते न बना। हाँ, हैरान क्यों हो रहे हो? हैरान नहीं हो रहा, सोच रहा हूँ अभी तो 3 घंटे पहले तुम मिलकर गए थे, फिर इतनी जल्दी फोन करने की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं तुम यहाँ पर कुछ भूल तो नहीं गए? डाबर का लहजा शांत था। देवराज चौहान समझ गया कि डाबर ने अपनी हैरानी पर काबू पा लिया है। मुझे अपनी चीज कहीं पर भी भूलने की आदत नहीं है। रिवॉल्वर तो शायद तुम्हें वापस कर दी गई थी। डाबर, देवराज चौहान की आवाज में सख्ती आ गई। ज्यादा होशियार बनने की चेष्टा मत करो। क्षण भर के लिए लाइन पर खामोशी छा गई। बोलो। डाबर की आवाज अब काबू में थी। मैं तुमसे और वागले से बात करना चाहता हूँ। बात? कुछ देर पहले हमने बातें ही तो की थी देवराज चौहान। लेकिन बात पूरी नहीं हुई थी। हो गई थी। हमने जो कहना था वह तुम्हें कह दिया था। डाबर का स्वर आया। लेकिन मैंने जो कहना था वह तो नहीं कहा। हम में फैसला नहीं हुआ था। मतलब कि अब तुम उस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हो? हाँ, जबकि मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। अगर तुम्हें सोना वापस लेना है तो मेरी बात को सुनने की नहीं, उस पर गौर करने की भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी डाबर। देवराज चौहान की आवाज में सख्ती आ गई। समझे? समझा, अच्छी तरह समझा। ठीक है, बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? फोन पर नहीं, आमने सामने बैठकर बात होगी, देवराज चौहान ने कहा। ठीक है, रास्ता तुम्हें पता है, आ जाओ। डाबर की आवाज आई। अब बात तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे ठिकाने पर, तुम्हारे घेरे पर नहीं होगी डाबर। तो कहाँ होगी? किसी भी पब्लिक प्लेस पर। जगह का चुनाव तुम खुद कर सकते हो। ऐसा क्यों? खामखा तुम लोगों की हद में जाकर बात करना मैं ठीक नहीं समझता। समझा, सब कुछ समझ रहा हूं मैं देवराज चौहान, लेकिन तुम्हारी यह बात नहीं मानी जा सकती। हम ऐसी वैसी बातें अपने ठिकाने पर ही करते हैं, पब्लिक प्लेस में नहीं। मर्जी तुम्हारी, चाहे तो वागले से इस बारे में बात कर लेना। वह मेरे पास ही है और इस बात का जवाब देने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं। डाबर का स्वर बेहद शांत था। इसका मतलब तुम लोगों को सोना वापस नहीं चाहिए? देवराज चौहान के दांत भिज गए। सब कुछ चाहिए। यहाँ आकर बात कर लो, जो भी कहना चाहते हो कह लो। मैं फ़ोन रख रहा हूँ डाबर, अब हम में कोई सौदा नहीं, कोई बात नहीं। क्षण भर की चुप्पी के बाद डाबर की आवाज़ आई। ठीक है, एक बार हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। कहाँ मिलोगे? जहाँ भी तुम कहो। जागीर प्लेस होटल देखा है? नहीं देखा है तो देख लूँगा। वहाँ कब मिलोगे? तुम बता दो। मैं तो अभी वहाँ पहुँचने की स्थिति में हूँ, तुम अपनी कहो। 3 घंटे बाद जागीर पैलेस होटल में मिलना। कहाँ? तुम वहाँ पहुँच जाना, उसके बाद तुम्हें खुद ब खुद हमारे पास पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, देवराज चौहान बोला। जगमोहन कैसा है? अभी तक तो ठीक है, उसे कोई तकलीफ नहीं। अभी तक नहीं, उसे आगे भी कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे में मामला तय हो या ना हो। इस बात को याद रखना, भूलोगे तो नुकसान उठा जाओगे। डाबर की गुर्राहट उसे सुनाई दी। इससे पहले वह कुछ कहता, देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और पब्लिक बूथ से बाहर आ गया। देवराज चौहान ठीक समय पर जागीर पैलेस होटल पहुंचा। यह 4 मंजिला बेहद शानदार होटल था। शाम हो रही थी। होटल की भीतरी रौनक भी बढ़ती जा रही थी। देवराज चौहान
होटल की लंबी चौड़ी खूबसूरत लॉबी में पहुंचा और सिगरेट सुलगाकर एक तरफ जा बैठा। उसकी निगाहें हर आने वाले को गौर से देख रही थी। करीब 15 मिनट उसे इस प्रकार बीत गए। देवराज चौहान ने घड़ी देखी, फिर मन ही मन 15 मिनट और इंतजार करने का निश्चय किया। डाबर ने कहा था कि वे खुद ही उससे होटल में मुलाकात कर लेंगे, इसलिए देवराज चौहान ने उसे तलाशने या उसके बारे में पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं की। तभी 40 वर्षीय एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा। वह चुस्त फुर्त नजर आ रहा था। उसकी चाल में विश्वास का पुट था, आंखों में कठोरता और सतर्कता के भाव छाए हुए थे। देवराज चौहान ने उसे देखा, परंतु उठने की चेष्टा नहीं की। उस व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गई। मैं तुमसे चलने को कह रहा हूँ। उसका स्वर पहले जैसा शांत था। मुझे जानते हो? तभी तो कह रहा हूँ। कौन हूँ मैं? देवराज चौहान। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? वागले और डाबर साहब से मुलाकात करने, और मैं तुम्हें उनके पास ही ले जा रहा हूँ। और तुम कौन हो? तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? स्वर पहले की ही तरह स्थिर और शांत था। मुझे भी तो पता चले मेरे पास आने वाला व्यक्ति कौन है। तुम मुझे खुराना कह सकते हो। मैं वागले डाबर का महत्वपूर्ण कमांडो हूँ। देवराज चौहान ने खुराना की आंखों में झांका। महत्वपूर्ण कमांडो का मतलब जरा स्पष्ट कर दो। देवराज चौहान खड़ा हो गया। महत्वपूर्ण शब्द के बारे में तुम सिर्फ इतना जान लो कि मैं हर समय वागले और डाबर साहब की बगल में दबा रहता हूँ। नहीं समझे तो और खुलकर समझाऊं? जरूरत नहीं, चलो। खुराना देवराज चौहान के साथ आगे बढ़ गया। खुराना देवराज चौहान को लेकर होटल की पहली मंजिल पर स्थित एक खास कमरे में पहुंचा। वह छोटा सा कमरा था। फर्नीचर के नाम पर कमरे के बीचों बीच छोटी सी टेबल और कुर्सियां मौजूद थी। बाकी सारा कमरा खाली था। दीवान चंद वागले और अमर सिंह डाबर वहां मौजूद थे। दोनों देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराए। जवाब में देवराज चौहान भी मुस्कुराया। खुराना ने दरवाजा बंद किया और जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। बहुत जल्दी फिर हमारी मुलाकात हो गई, वागले ने शांत स्वर में कहा। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। बैठो। ऐसा हम लोग कब तक खड़े रहेंगे? डाबर ने कहा और आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। वागले भी कुर्सी पर बैठा। देवराज चौहान ने खुराना पर निगाह डाली और कुर्सी पर जा बैठा। फिर सिगरेट सुलगाने के पश्चात कश लिया और वागले डाबर पर निगाह डालकर कह उठा। मैं दिन में हुई बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बढ़ाओ। डाबर ने फौरन सिर हिलाया। मुझे जगमोहन चाहिए, एकदम सही सलामत। मिल जाएगा। डाबर ने सिर हिलाया। और हमें 70 करोड़ का सोना चाहिए। मिल जाएगा, परंतु इसमें जरा सी अड़चन आ रही है। देवराज चौहान बोला। वह भी कह दो। तुम लोग जिस ढंग से मुझसे काम लेना चाहते हो वह ब्लैकमेलिंग है। तो मैं इस ढंग से ब्लैकमेलिंग होकर यह काम किसी भी सूरत में नहीं करूँगा। तो फिर किस सूरत में करोगे? 70 करोड़ को तलाश करके उसे तुम लोगों के हवाले करने का मेहनताना लूँगा, और साथ में जगमोहन को, और यह एक अच्छा और जायज़ सौदा होगा। देवराज चौहान गंभीर था। डाबर के होठ सिकुड़ गए। तुम शर्त रखने की स्थिति में नहीं हो। मैं हर काम करने की स्थिति में हूँ। तुम मेरी हद मत टटोलो, मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारी मेहनताने वाली बात हमारी समझ से बाहर है। डाबर ने उसकी आंखों में झांका। यह काम तो तुम अपने दोस्त को पाने के लिए करोगे। बात को घुमाओ मत, मेरी बात का सीधा जवाब दो। जितना वक्त निकला जा रहा है, सोने को हासिल करना उतना ही कठिन हो जाएगा। मेरे पास वक्त कम है। देवराज चौहान ने डाबर की आंखों में झांका। बिना मेहनताना लिए मैं यह काम नहीं करूंगा। इस बारे में गलतफहमी में मत रहना। चंद पलों के लिए वहां पर खामोशी छा गई। वागले ने बीच में बोलने की एक बार भी चेष्टा नहीं की थी। क्या चाहते हो? तुम क्या देते हो? वैसे है तो ज़्यादा ही, परंतु फिर भी हम तुम्हारा लिहाज करके तुम्हें 1 करोड़ दे देंगे। देवराज चौहान के चेहरे पर व्यंग से भरी मुस्कान उभरी। तुम तो किसी बच्चे को लॉलीपॉप डालने की चेष्टा कर रहे हो। 1 करोड़ को तुम लॉलीपॉप कह रहे हो? 70 करोड़ के मुकाबले यह लॉलीपॉप से भी कम है। ढंग की बात करो। वह 70 करोड़ हमारा है। हम अपना पैसा पाने की चेष्टा कर रहे हैं। पैसा सिर्फ उसी का होता है जिसके पास होता है, और इस समय वह पैसा तुम्हारा नहीं है। समझे? वह पैसा अब तुम्हारा नहीं है, और उसी को वापस लाने की बाबत हम में बात हो रही है। डाबर ने देवराज चौहान को घूरा। तुम बोलो। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर तुम रकम बढ़ाओ। देवराज चौहान ने कहा। दिल तो नहीं कहता, परंतु फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 2 करोड़ दिया जा सकता है। बस। डाबर,
तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई जमीन का टुकड़ा खरीदने जा रहे हो। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। हम में मामला आधे आधे में पटेगा। आधा? तुम्हारा मतलब कि 70 में 35 करोड़ तुम लोगे? डाबर के माथे पर बल पड़ गए। हाँ, 35 तुम्हारा, 35 हमारा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? डाबर ने कड़वी निगाहों से उसे देखा। नहीं, ठीक है, देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। डाबर ने वागले को देखा। सुना तुमने? 35 करोड़ मांगता है और कहता है दिमाग ठीक है। मुझे तो मामला पट्टा नहीं लगता। वागले ने कंधे उचकाए। डाबर की निगाहें पुनः देवराज चौहान पर जा टिकी। मामला निपटाना है तो निपटा लो, लंबी मत खींचो। आखिरी बात 5 करोड़ तुम्हें मिल सकता है। देवराज चौहान तुरंत उठकर खड़ा हो गया। लगता है हम लोग खामखा ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उठ गए तुम तो? डाबर ने अजीब से स्वर में कहा। लगता है तुम कुछ ज्यादा जल्दी में हो। देवराज चौहान डाबर को घूरता रहा। 5 करोड़ कम नहीं होता देवराज चौहान, लेकिन 5 करोड़ के मुकाबले 5 करोड़ कम नहीं होता। तुम जगमोहन को भूल रहे हो जिसे तुम वापस पा सकोगे। जगमोहन की याद है मुझे, तभी तो मैं यहाँ सौदे के लिए मौजूद हूँ और 70 करोड़ हासिल करने के पश्चात 35 करोड़ तुम लोगों के हवाले कर रहा हूँ। अगर जगमोहन तुम लोगों के पास न होता तो मैं तुम लोगों से बात करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करता। जा रहे हो तो फिर जगमोहन को कैसे हासिल करोगे? दूसरा ढंग मुझे आता है डाबर। वह ढंग इस्तेमाल करने से जगमोहन की जान को भारी खतरा पैदा हो सकता है। डाबर ने स्पष्ट स्वर में धमकी दी। फैसला करने में जल्दबाजी मत करो। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव उभरे। डाबर, जगमोहन की जान को भारी खतरा पैदा हो सकता है, माना, ठीक कहते हो, परंतु उस स्थिति में तुमने अपने और वागले के बारे में भी सोचा है कि नहीं? हमें क्या सोचना है? जगमोहन को तो शायद मैं बचा भी ले जाऊं, परंतु तुम दोनों मेरे हाथों से खुद को नहीं बचा सकोगे। अजमेर अंडरवर्ल्ड से तुम लोगों का नाम हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। डाबर का चेहरा धधक उठा, होंठ भिज गए, वह क्रूर सा नजर आने लगा। और देवराज चौहान, वह तो किसी आदमखोर जानवर की भांति डाबर को देखे जा रहा था, जो जाने कब डाबर पर झपटकर उसे चीर फाड़ कर खा जाएगा। डाबर बच्चा तो था नहीं, वह सारे हालात समझ रहा था। देवराज चौहान की हस्ती भी समझता था। वह यूं ही उसे इस काम के लिए तैयार करने की चेष्टा नहीं कर रहा था, और वह इस बात को भी समझ रहा था कि इस मामले में यह उनकी आखिरी मीटिंग है। बात तय हो गई तो ठीक, नहीं तो उसके बाद पूरा अजमेर खून की नदी में डूबने लगेगा, क्योंकि अगर वे कुछ थे तो देवराज चौहान भी किसी आदमखोर से, हैवान से कम नहीं था। एकाएक डाबर के होठों पर साफ सुथरी मुस्कान फैल गई। वागले, डाबर ने वागले से कहा, यह तो मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहा। देख लो, तुम भी बात करके देख लो। बात बनती है तो ठीक, नहीं तो फिर जो होगा देखा जाएगा। वागले ने शांत भाव से सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, बैठो देवराज चौहान, एक बार फिर बात करते हैं, आखिरी बार। देवराज चौहान बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदले थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? वागले बोला। बता तो चुका हूँ, 35 करोड़ तो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता। वह हमारी ही दौलत है, चोरी की नहीं, जो आधी तुम्हें दे दे। बात ऐसी करो जो कि किनारे लगे। वागले ने स्थिर लहजे में कहा। ठीक है, रकम बढ़ाओ, ऐसे मामला लंबा हो जाएगा। तुम ही कोई मुनासिब रकम तय कर लो। मैं रकम बता चुका हूँ। 10 मिनट की बातचीत के बाद उनके बीच सौदा तय हुआ। 70 करोड़ में से 20 करोड़ और जगमोहन को सही सलामत देवराज चौहान वापस लेगा। देवराज चौहान भी जानता था कि ये लोग उसे आधा नहीं देंगे, क्योंकि पैसा इनका ही है, परंतु आधा मांगने पर ही ठीक रकम तय होगी, इस बात का भी आभास था उसे। मर्जी तुम्हारी, डाबर ने बात समाप्त करने के लहजे में कहा। डाबर फिर कुछ नहीं बोला। अब मेरी एक दो बातें और सुनो, और उन पर अमल भी होना चाहिए। क्या? दौलत राम के पीछे तुम लोगों ने कमांडोज लगा रखे हैं। वागले और डाबर के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तुम्हारा दौलत राम से क्या वास्ता है? तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे कमांडोज उसके पीछे हैं? सवाल मत करो, हर बात नहीं बताई जाती। मेरी बात का जवाब दो। मुझे सोना तलाश करना है। हाँ, लगा रखे हैं। क्यों? दौलत राम को आज़ाद छोड़ दो, उसके पीछे से कमांडोज हटा लो। उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि सोना तलाश करने में वह मेरी सहायता करेगा। ठीक है, वागले ने फौरन कहा।
लेकिन तुम्हारा दौलतराम से वास्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझने की चेष्टा भी मत करो। वागले ने कुछ कदमों पर खड़े खुराना को देखा। खुराना, तुमने सुना? जी। दौलतराम की तरफ के कमांडोज मैं हटा लेता हूँ। वागले की निगाह पुनः देवराज चौहान पर जा टिकी। कुछ और? हाँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर गंभीर स्वर में कहा। पंचम खेड़ा और सुनील मजूमदार किसी भी हालत में लूट में सफल नहीं हो सकते थे अगर सही मौके पर पठानिया मेरी कमर पर रिवॉल्वर लगाकर मुझे बेबस न कर देता। लूट में पठानिया खेड़ा और मजूमदार के साथ शामिल था। यह बात उसने मेरे मुंह पर इकरार की। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम दोनों पठानिया के प्रति पूरी तरह सतर्क रहो। उस पर विश्वास करके तुम लोगों को इससे भी बड़ा झटका लग सकता है। तुमने जो बताया उसके बारे में हमें अच्छी तरह मालूम है, वागले बोला। मालूम है? देवराज चौहान ने अजीब से स्वर में पूछा। हाँ, उसने मेरी कमर पर रिवॉल्वर लगाकर मुझे रोका। मालूम है? हाँ। अब यह मत पूछना कैसे। इतना समझ लो कि हम अपनी आंखें खुली रखते हैं। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। और अब कमांडोज पठानिया के पीछे भी होंगे। पठानिया पर से भी अपने कमांडोज हटा लो। वह भी सोना तलाश करने में मेरी मदद करेगा। वह तुम्हारी क्या मदद करेगा? सोना तो उन लोगों के कब्जे में ही है। नहीं, सोना खेड़ा और मजूमदार के कब्जे में नहीं है। डाबर और बागले के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। क्या मतलब? सोने से भरी मैटाडोर वैन कोई और ले उड़ा है। वे लोग भी वैन की तलाश में हैं। ओह, कौन ले गया है सोना? डाबर के होठों से निकला। उसके बारे में मैं तुम लोगों को बताना ठीक नहीं समझता। तो यह बात तो हम भी मालूम कर सकते हैं। कर लो। ठीक है। पठानिया पर से भी कमांडोज हट जाएंगे, वागले ने कहकर खुराना को देखा। खुराना ने सिर हिलाया। और तुम लोग किसी भी हाल में मेरी हरकतों पर नजर रखने की चेष्टा नहीं करोगे। अगर ऐसा कुछ किया गया और मुझे भनक मिल गई तो हमारा यह सौदा उसी समय समाप्त हो जाएगा। तो फिर हमें तुम्हारे बारे में कैसे खबर मिलेगी कि तुम? जरूरत पड़ने पर मैं खबर दूंगा। तुम लोगों को सोचने और परेशान होने की जरूरत नहीं। देवराज चौहान के बारे में जानते हो तो यह भी जानते होंगे कि धोखाधड़ी मुझे पसंद नहीं और सब कुछ ठीक चलता रहे तो मैं कभी भी अपनी जुबान से नहीं फिरता। जो वायदा मैं यहाँ से करके जा रहा हूँ उस पर तब तक अटल रहूंगा जब तक कि तुम लोग अपने वायदों पर टिके रहोगे। ठीक है, हमें तुम्हारी यह बात भी मंजूर रही। जगमोहन ठीक ठाक रहना चाहिए। वह ठीक रहेगा। उसे हमने कैदी नहीं, मेहमान बनाकर रखा हुआ है। वागले डाबर के साथ देवराज चौहान का सौदा राजी खुशी निपट गया। देवराज चौहान वापस पहुंचा तो जयंत कुमार और दौलतराम घर पर नहीं थे। शाम हो चुकी थी। देवराज चौहान ने किचन में जाकर चाय बनाई और कुर्सी पर बैठकर घूंट भरने लगा। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की चिंता या तनाव नहीं था, न ही उसे किसी काम की जल्दी लग रही थी। चाय के घूंट लेते हुए वह सोच में डूबा रहा। उसके विचारों का केंद्र कविता देसाई थी। जिस तरह कविता देसाई सोने की भरी मैटाडोर वैन ले उड़ी थी, उससे स्पष्ट था कि कविता देसाई मात्र कविता देसाई ही नहीं, खेली खाई खतरनाक शख्सियत थी। उसके बारे में देवराज चौहान अपना विचार बना चुका था। इतने खतरनाक लोगों के बीच में से इस तरह वैन ले उड़ना छोटी बात नहीं थी। रात के 11:30 बज गए। जयंत और दौलतराम अभी तक वापस नहीं लौटे थे। देवराज चौहान ने फ्रिज में से कुछ खाने का सामान निकाला, जिसे उसने चाय के साथ लिया और डिनर का काम चलाया। फिर वह सोने का मूड बनाने लगा। 12 बजे के करीब दरवाजा थपथपाया गया। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। आने वाले जयंत कुमार और दौलतराम ही थे। दोनों थके से लग रहे थे। उन्होंने देवराज चौहान से जरा भी बात नहीं की और भीतर प्रवेश कर गए। देवराज चौहान मन ही मन मुस्कुराया। वह उनकी नाराजगी को बखूबी समझ रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और सिगरेट सुलगाकर बोला, काफी देर कर दी आने में। ऐसे कामों में वक्त तो लगता ही है, जयंत कुमार ने लापरवाही से कहा। देवराज चौहान ने दोनों पर निगाह डाली। मैंने तुम दोनों के लिए एक रास्ता निकाला है, जिससे आपस में पैदा हुई कटुता दूर हो जाएगी और किसी भी मौके पर हमें आपस में टकराना नहीं पड़ेगा, देवराज चौहान ने कहा। दोनों की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। यह सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुम दोनों मेरे साथी के रूप में काम करने जा रहे थे और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी मौके पर हमें टकराना पड़े। जैसे मैं जगमोहन के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, उसी तरह मुझसे जो हो सकेगा वह मैं तुम लोगों के लिए भी करूँगा। तुम? जयंत कुमार ने कड़वे स्वर में कहा। तुम इस समय ऐसे हालात में फंसे हो कि सिर्फ एक ही काम कर सकते हो।
वह यह कि जब सोना हमारे हाथ आएगा तो उसे छीनने की चेष्टा करोगे। देवराज चौहान ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। नहीं, ऐसी नौबत ना आए, इसी बात की चेष्टा मैं कर रहा हूँ। क्या तीर मारने जा रहे हो? देवराज चौहान ने जयंत कुमार के शब्दों का बुरा नहीं माना। अभी मैं डाबर वागले से मिलकर आ रहा हूँ। तो फिर उनसे मेरा सौदा पटा है कि सोना तलाश करके उन्हें वापस करने के बदले में वह जगमोहन के साथ साथ 20 करोड़ का सोना रुपया भी देंगे, देवराज चौहान ने कहा। दौलत राम और जयंत कुमार की निगाहें मिली। 20 करोड़? इस काम के बदले वह तुम्हें 20 करोड़ भी देगा? दौलत राम ने कहा। हाँ, इसी शर्त पर मैंने यह काम करने की हामी भरी है। पहले हाँ नहीं की थी? दौलत राम ने पूछा। नहीं, अब की है। तभी जयंत कुमार ने आंखें निकालकर देवराज चौहान को देखा। तो इस बात से हमारा क्या वास्ता? तगड़ा वास्ता हो सकता है। हम लोग मिलकर सोने की तलाश करेंगे और बदले में जो 20 करोड़ हासिल होगा वह 10-10 तुम बांट लेना। इससे हम में टकराव की नौबत नहीं आएगी और तुम लोग भी भूखे नहीं रहोगे। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर उन्हें समझाने वाले अंदाज में कहा। 10-10 करोड़ हम दोनों को। दौलत राम के होठ से गोड़े। हाँ, और तुम कुछ नहीं लोगे? मुझे इस वक्त दौलत नहीं, जगमोहन चाहिए। यह सब मैंने इसलिए किया है कि हम लोगों में फूट न पड़े, झगड़े की नौबत ना आए, खून खराबा ना हो। मेरी बात पसंद आई हो तो ठीक, नहीं तो तुम लोग अपनी सोची राह पर चलने को आजाद हो। दोनों के होठों से एक शब्द भी ना निकला। वैसे भी हम लोग अगर लूट में सफल होते तो करीब इतना इतना ही पल्ले पड़ता, 4-5 करोड़ का फर्क पड़ता, जिसे कि इस वक्त मद्देनजर नहीं रखना चाहिए। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। 10-10 करोड़ कम नहीं होते, वरना दूसरे हालात में तो जान की भी गारंटी नहीं। दौलत राम ने फिर सिर हिलाया। मुझे तो सौदा बुरा नहीं लग रहा। 10 करोड़ और चाहिए क्या? मजे ही मजे हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जयंत कुमार के होठों पर मुस्कान उभरी। शुक्र है कि मेरी बात तुम लोगों को काफी जल्दी समझ में आ गई। तभी दौलत राम ने होठ सिकोड़कर कहा। मेरे दिमाग में तुम्हारी इस बात को लेकर घंटी खड़कने लगी है। बोलो बोलो, कहीं तुम अपना उल्लू तो सीधा नहीं कर रहे? दौलत राम ने चुपते स्वर में कहा। तुम हम दोनों को साथ मिलाकर सोना हासिल करके हमें बनने लगा दो। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही जयंत कुमार कह उठा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। दौलत राम ने चुपती निगाहों से जयंत को देखा। फिर भी मैंने बता देना जरूरी समझा। जयंत कुमार ने उसे देखा। यह देवराज चौहान है, तभी तो तुम्हारी बात का जवाब इसके बदले मैंने दे दिया। जयंत एकाएक मुस्कुराया। यह देवराज चौहान है, जो कहता है पीठ पीछे नहीं करता, सामने करता है। यह हमसे डरता नहीं है। देखा जाए तो हम ही डरते हैं। फिर भी यह हमें 10-10 करोड़ को कह रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम इसके साथी बनकर इसके साथ काम करने जा रहे थे। इसे हमारा भी ख्याल है। पहले तो नहीं था, लेकिन जगमोहन को डाबर वागले के हाथों से वापस लेना भी इसके लिए जरूरी है। इन सब बातों के बावजूद इसने रास्ता निकाल लिया कि हम लोगों को भी कुछ मिल जाए। दौलत राम ने जयंत कुमार को घूरा। तुम देवराज चौहान की गारंटी लेते हो कि यह हमें 10-10 करोड़ सोना मिलने पर देगा? हाँ, मेरी गारंटी रही। जयंत कुमार ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तुम्हारी गारंटी का क्या भरोसा? इसने 10 करोड़ मुझे न दिया तो तुम 10,000 देने के भी काबिल नहीं हो। दौलत राम ने उखड़े स्वर में कहा। तुम्हारी गारंटी में कोई दम नहीं। जयंत कुमार ने होठ सिकोड़कर दौलत राम को देखा। दौलत राम, कहता रहे, तू मुझे तो पुराना जानता है कि मैं कभी बंडल नहीं मारता। तो मेरी बात का विश्वास कर ले। तेरे प्रश्न के जवाब में मैंने जो कहा है ठीक कहा है। यह मत भूल कि जो तेरी स्थिति है वही मेरी है। देवराज चौहान से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। दौलत राम कंधे उचकाकर रह गया। मन में अगर कुछ है तो उसे निकालकर बाहर फेंक दे। जयंत कुमार बोला। दौलत राम ने कुछ नहीं कहा, परंतु वह जयंत कुमार की बातों से काफी हद तक संतुष्ट सा दिखाई दे रहा था। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट को एश ट्रे में डाला। अब तुम अपने काम की बात सुन लो दौलत राम, देवराज चौहान ने कहा। आज के बाद तुम्हारे पीछे वागले और डाबर के कमांडोज नहीं होंगे। तुम निश्चिंत होकर कहीं भी जा सकते हो। क्या मतलब? दौलत राम चौंका। डाबर वागले से इस बारे में मेरी बात हो चुकी है। क्या कहा तुमने उन्हें? दौलत राम ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। निश्चिंत रहो, तुम्हें लेकर उन दोनों से मेरी कोई खास बात नहीं हुई। लूट या किसी मामले से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम्हारे पीछे कमांडोज लगे थे, वे अब पीछे हट चुके हैं।
मैंने उन्हें हटवा दिया है, लेकिन मुझे भी तो कुछ पता चले कि तुमने कैसे उन्हें। तुम्हें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा काम हो गया, इतना ही काफ़ी है। तुम जान के खतरे से बाहर आ गए, इससे तुम्हें खुशी होनी चाहिए। हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, परंतु यह मेरा मामला है। कल को मुझे डाबर वागले के सामने भी जाना पड़ सकता है। आखिर मुझे पता तो चले कि तुमने यह मामला कैसे निपटाया। दौलत राम, तुम डाबर वागले के पास जाओ या उनकी किसी भी जगह पर, तुम्हें इस बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा, यह मेरा वायदा है, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। दौलत राम ने जयंत कुमार को देखा। यह तो बीच की बात बताने को तैयार नहीं। तुम्हें जरूरत भी क्या है जानने की? आम खाओ, हिसाब मत रखो। तुम तो यार देवराज चौहान की तरफ सरके जा रहे हो। दौलत राम ने मुंह बनाया। मैं सिर्फ मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जयंत कुमार ने शांत स्वर में कहा। दौलत राम ने कुछ न कहकर सिगरेट सुलगा ली। मेरे ख्याल में अब हमें कविता देसाई और सोने पर बात करनी चाहिए। जयंत कुमार के शब्दों ने वहां का माहौल बदला। उसे तलाश करने में कुछ तो वक्त लगेगा ही, दौलत राम बोला। तभी देवराज चौहान बोला, इसी तरह सबसे ज़रूरी काम पठानिया पर निगाह रखने का है। पठानिया पर? हाँ, वह खेड़ा और मजूमदार के साथ लूट में शामिल था। उसके कदम हमें सोने तक पहुंचा सकते हैं। खेड़ा और मजूमदार द्वारा की जा रही हरकतों से वाकिफ करा सकते हैं। बात तो सही है, परंतु पठानिया की निगरानी करेगा कौन? कौन उस पर नजर रखेगा? तुम? मैं? दौलत राम क्षण भर के लिए सकपका उठा। हाँ, यह काम बहुत बखूबी कर सकते हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। पठानिया की हरकतों पर तुम्हारी आसानी से पहुंच हो सकती है, क्योंकि तुम वागले और डाबर की मशीनरी के पुर्जे हो, और डाबर वागले अब तुम्हारे किसी काम में दखल नहीं देंगे। दौलत राम ने व्याकुलता से पहलू बदला। तुम परेशान क्यों हो उठे? यह काम तो तुम्हारे लिए आसान है। जयंत कुमार बोला। पठानिया के पीछे लगना तुम आसान समझते हो? दौलत राम ने कहा। अगर उसे जरा भी शक हो गया तो वह मुझे भून कर रख देगा। यह काफी खतरनाक काम है। हम लोगों के काम खतरनाक ही होते हैं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। यह मत भूलो कि पठानिया हमें 70 करोड़ के सोने से भरी मेटाडोर तक पहुंचा सकता है। लेकिन दौलत राम, जयंत कुमार ने टोका। हाँ, कितना माल मिलेगा तुम्हें इस मामले में? 10 करोड़। दौलत राम ने देवराज चौहान पर निगाह डाली। और 10 करोड़ में तो 20 पठानिया को कत्ल किया जा सकता है। दौलत राम ने फौरन सिर हिलाया। हाँ, 20 पठानिया को कत्ल करना आसान है, परंतु एक पठानिया पर निगाह रखना खतरनाक है। लेकिन यह तो हम लोगों का संयुक्त काम है, दौलत राम ने यकीन से भरे स्वर में कहा। मैं पठानिया से डर नहीं रहा, बल्कि यह बता रहा हूँ कि उस पर निगाह रखना खतरनाक है। और तुम क्या करोगे जयंत? यह मेरे साथ रहेगा, देवराज चौहान बोला। सोना तलाश करने में? हाँ, पठानिया पर निगाह रखने को तुम्हें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वागले डाबर की दुनिया से तुम वाकिफ हो। पठानिया की मूवमेंट और ठिकाने तुम्हें काफ़ी हद तक पता है, इसी कारण उस पर तुम सरलतापूर्वक निगाह रख सकते हो। ठीक है, मैंने कब इनकार किया? 10 करोड़ माल के सामने किसी काम से इनकार की गुंजाइश ही कहाँ है? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।